नाज़रीन, मैं हूँ इब्राहिम साजिद, नैरेटिव्स मैगज़ीन का एडिटर। हम लोग आज बात करेंगे कराची के बारे में। कराची एज़ यू नो इज़ अ सिटी ऑफ लाइट, रोशनियों का शहर है। इसकी डाइवर्सिटी दुनिया भर में जानी जाती है। लेकिन हमारा शहर जो है वो इतना ज़्यादा यूनिक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो दुनिया के और जो बड़े शहर हैं, ब्राज़ील के अंदर साओ पाउलो हो गया, कोलंबिया में बोगोटा है, या हमारे हमसाया मुल्क में मुंबई है। ये सारे शहर जो हैं इसलिए मशहूर हैं दुनिया के अंदर क्योंकि ये इनकी अंदर डाइवर्सिटी है। बहुत से कल्चर के लोग हैं, दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आके रहते हैं। हमारे अंदरून मुल्क से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होती है कराची के अंदर। इस पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से बहुत से मसाइल भी पैदा होते हैं। सबसे एक अहम मसला जो पैदा होता है वो है रिहाइश का। जो बहुत से गरीब लोग हमारे शहरों में आते हैं वो नालों के ऊपर कच्ची आबादियाँ बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। एक तरफ तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा शहर खूबसूरत रहे, दूसरी तरफ हमारी ख्वाहिश ये भी होती है कि इनके इंसानी हुकूक़ भी जो है पामाल ना हो, लोगों के सरों पे छत भी रहे। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे दो अहम शख्सियात से, जनाब सुहेल रब साहब से। सुहेल रब साहब जो हैं वो समा टीवी के रिपोर्टर हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी अभी की है जिसमें कि कराची के 3 नालों पे जो डिमोलिशन शुरू हुई है उसके बारे में। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब फ़हीम ज़मा साहब, जो कि कराची के फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, कराची के माहिर हैं। इनके ये डॉन के अंदर लिखते भी हैं। कराची में तकरीबन हर कोई इनसे वाकिफ़ है। तो आज जो हमारी गुफ्तगू होगी उसके अंदर कराची के मसाइल के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि इन मसाइल के पीछे कौन है। क्या बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, या हमारे अपने साहिब इक़्तिदार लोग हैं, या हम अवामुन नास, हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही वसी मौजू है, लेकिन अगर हम इसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बांट करके बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा सुहेल रब साहब, आपने जो ज़बरदस्त स्टोरी की, आप अगर इसका लुब्बे लबाब हमें 2-4 मिनट में बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। सर, इसका लुब्बे लुबाब है कि मतलब जब वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग के हवाले से एक्चुअली स्टोरी वहाँ क्रिएट हुई जब लास्ट ईयर बारिश हुई, और बारिश होने के बाद जो है वो यहाँ पे अथॉरिटीज़ जो है बेसिकली NDMA, नेशनल मैनेजमेंट डिजास्टर अथॉरिटी, इन्होंने फैसला किया कि नालों को अब जो है वो प्रॉपर तरीके से सेटल डाउन करना है, वहाँ से इंक्रोचमेंट का खात्मा करना है। क्योंकि लास्ट ईयर कराची शहर में रिकॉर्ड बारिश हुई, 270 mm के करीब बारिश हुई, और तकरीबन पूरा शहर जो है वो इनंडेटेड हो गया, जिसकी वजह से अथॉरिटीज को सोचना पड़ा अगर ये बारिशें रिकॉर्ड नहीं होती तो शायद फिर भी जो है वो इस तरीके से काम नहीं होता जो अब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो है वो रूलिंग दे चुकी थी कि इंक्रोचमेंट का, नालों पे से इंक्रोचमेंट का खात्मा हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि नालों पे इंक्रोचमेंट होती कैसे है। बड़ी सिंपल सी एक सादा बात है कि हमारा जो शहर है, शहर एक लिविंग थिंग है, इट ग्रोज, बढ़ता है, वक्त के साथ साथ बढ़ेगा, उसकी नीड भी बढ़ेगी। आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो वो कहीं खपेगी भी। प्रॉपर हाउसिंग स्कीम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कोई अनाउंस नहीं है, ना फेडरल गवर्नमेंट ने ना सूबाई हुकूमत ने पिछले 20 से 25 सालों में लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम अनाउंस नहीं, जिसकी वजह से कच्ची आबादियां बनी, लोग ने जहां जैसे जब चाहा घर बनाए, नालों पे भी घर बनाए। जब नालों पे घर बनाए, थोड़ा मैकेनिकल चीजें समझने के लिए आसानी, जब नालों पे घर बनाए तो जाहिर सी बात है नालों की जो एक्चुअल विड्थ है वो कम होने लगी, इंक्रोचमेंट बढ़ने लगी। ये सिलसिला चलता था, चल रहा था, सालों से चल रहा था। 2020 में जब रिकॉर्ड बारिश हुई तो ये इशू बना। सुप्रीम कोर्ट भी कंटिन्यू इस चीज को हाईलाइट कर रहा था जो है वो। फिर जनवरी में प्रॉपर तरीके से जो NDMA है उन्होंने 3 नाले हाईलाइट किए जो कि बेसिकली चॉकिंग पॉइंट्स बने, जिनसे शहर में पानी जमा हुआ, जैसे शारा फैसल पे हुआ, नर्सरी पे हुआ, इसी तरह नाजमाबाद सेंटर के इलाकों में हुआ, औरंगी में हुआ। तो 3 नाले हाईलाइट हुए
कि हम इनको रिमूव करेंगे, इनके से इंक्लूड करेंगे, जिनमें से महमूदाबाद नाला, गुज्जर नाला जो कि शहर का सबसे बड़ा नाला है, अराउंड 13 किलोमीटर लेंथ है, और फिर औरंगी नाला जो कि तकरीबन 11.8 किलोमीटर का नाला है। जनवरी से इन्होंने यहाँ पे शुरू किया इंक्रोचमेंट को, बाकायदा NLD से एक टेक्निकल सर्वे कराया कि देखा जाए कि क्या है क्या नहीं है। इन शॉर्ट ये है कि महमूदाबाद पे इन्होंने अराउंड 258 कंक्रीट और नॉन कंक्रीट हाउसेस को क्लियर करके वो नाला वहां से साफ किया। उसके बाद फरवरी में ये गुज्जर नाले पे आए, और गुज्जर नाले पे तकरीबन जो हाउसेस थे वो अराउंड 300 हाउसेस थे। उसके बाद औरंगी नाले पे भी तकरीबन कोई अराउंड 2000 हाउसेस थे। इस तरीके से इन्होंने जो है वो नालों पे से इंक्रोचमेंट हटाने का काम शुरू किया। अब जाहिर सी बात है, जिसका घर जाएगा उसको तो तकलीफ होगी, क्योंकि उसने वो घर जैसे भी लिया, जमा पूंजी मिला के जिंदगी भर की कमाई लगा के उसने वो घर लिया। जब यहाँ पे घर गिरता है, अच्छा फिर यहाँ पे जो है वो, जब मैंने अपनी स्टोरी को, क्योंकि ये एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव डेली बेसिस पे चल रही है फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो मैं रिपोर्ट कर रहा था तकरीबन ऑन एंड ऑफ। जब यहाँ पे जो इफेक्टिव हैं और जो उनके साथ NGOs खड़ी हुई हैं, जिसमें जो है वो जैक है, जॉइंट एक्शन कमेटी, और उसके अलावा कराची बचाओ तहरीक, ये लोग इफेक्टिव के पास पहुंचे, इन्होंने उनकी ग्रीवेंसेस को सुना, और उसके बाद इन्होंने अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करने के बाद मैंने जो स्टोरी को देखा, जब वर्ल्ड बैंक का इनको रिस्पॉन्स आया इन लोगों को, क्योंकि इंडिविजुअली लोगों ने वहां पे भेजा, वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करने का मतलब ये था कि ये लोग NGOs इस चीज को बेस बना रही थी कि ये जो डेमोलिशन प्रोसेस चल रहा है ये अंडर द स्विफ्ट प्रोग्राम चल रहा है। स्विफ्ट प्रोग्राम जो है वो बेसिकली आसानी के लिए नाला सफाई, शहर के जितने भी नाले हैं उनकी सफाई के लिए एक प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक ने स्पॉन्सर किया था, रेट्रोएक्टिव फाइनेंसिंग के जरिए। सॉलिड वेस्ट बेसिकली इट्स अ सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी एंड एफिशिएंसी प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट था जिसको NGOs के मुताबिक ये था कि ये वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है, मतलब ये डेमोलिशन जो हो रही है ये वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस कर रहा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने क्लियर एक इंस्टांस दिया कि वी आर नथिंग टू डू विद दिस ऑनगोइंग एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। वेरी मच, लेट्स अनपैक दैट। फैमस जमान साहब, इन्होंने बहुत सारी बातें जो है ना, बहुत ही अहम बातें इन्होंने बताई। सबसे पहली बात तो ये कि वर्ल्ड बैंक का जो रिस्पांस है वो तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा रिस्पांस है उनका। वो कोई भी अदारा वो बेसिकली यही कहेगा कि हम तो आपकी कोई डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते, उनका एक फंडिंग का मैकेनिज़्म है, वो फंड कर रहे हैं। लेट्स टेक दैट अवे। हमारी ओवर ज़ीलेट जो NGOs होती हैं वो बेसिकली अटैक करती हैं आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग को, विच इज़ फाइन टू। इन्होंने एक जो अहम बात की वो ये कि इम्प्लीमेंटेशन होनी थी अप्रैल से, वो काम शुरू हो गया जनवरी से। ऐसा कैसे हो गया पाकिस्तान में कि काम पहले से ही शुरू हो गया अपनी इम्प्लीमेंटेशन की डेट से? देखिए, मेरे अपने ख्याल में जो पिछले साल बारिशें हुई, तकरीबन 10-10.5 इंच पानी, कराची का औसत साल का 3.5-4 इंच होता है, 10-10.5 इंच, और वो कंडेंस हो गई एक छोटे पीरियड में, तो बेइंतहा फ्लडिंग हुई। अच्छा, जब हम नालों की बात करते हैं इसको याद रखना चाहिए कि ये बरसाती नाले हैं। ये नालों से होता है कि शायद ये सूअर्स हैं, ये सूअर्स नहीं हैं। बरसाती नाले जो हैं, कराची में 41 मेजर नाले हैं और 514 छोटे नाले हैं। ये बरसाती नाले, और इनमें हज़ारों साल से पानी ने अपना रास्ता बनाया। अच्छा, पानी जो है, कराची इट्स प्रीटी फ्लैट सिटी। कराची जो है, अगर सतह समंदर से कराची एयरपोर्ट 82 फीट ऊपर है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है सोराब रोड कह लीजिए वो तकरीबन 114। तो इट्स प्रीटी फ्लैट सिटी, इट्स नॉट अ इस्लामाबाद, लाहौर या बाकी शहरों के अंदर। अच्छा, जब फ्लैट होता है तो नाले जो है, जब अगर आप सोराब रोड या नॉर्थ कराची की तरफ से या उधर से आ रहे हैं औरंगी की तरफ से, ये पानी तो बेसिकली कीर्थर और बदरा रेंज से आ रहा है, तो वो एंटर होते हैं, वो नैरो होते हैं, और क्योंकि
डेप्थ मिलती है, मगर जैसे जैसे वो समुद्र की तरफ जाते हैं तो वो चौड़े हो जाते हैं। और यानी हमारे अगर देखिए 300 फीट सोरागपुर पे लियारी नदी नहीं है, मगर 1200 फीट जो है लियारी नदी मोरेपुर रोड के ऊपर है, तो ये वहाँ पर वो बहुत उथली है, ठीक है। अच्छा, तो अब इंक्रोचमेंट्स बहुत आसान हो जाती है। इंक्रोचमेंट्स दो तरह के यहाँ पर हो रही हैं। एक तो ये वो लोग जिनको, जैसे रब साहब ने कहा कि रियासत जो है रोटी कपड़ा मकान रियासत की जिम्मेदारी होती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो सन 70 से नारा रोटी कपड़ा मकान है। तो रियासत ने मुकम्मल फेल किया है इंक्रीमेंटल हाउसिंग, या जिसको आप 80 गज या 120 गज के मकान के ऊपर होते हैं। देखिए, कराची 3,557 स्क्वायर किलोमीटर का कराची है। इसका जो अर्बन एरिया है वो तकरीबन 750 स्क्वायर किलोमीटर है। 5,000-5,500 घराने। अच्छा देखिए, एक और चीज़ हुई, एनईडी ने जो सर्वे किया, जहाँ तक मुझे मालूम है, ये तो फॉर श्योर उन्होंने ड्रोन से सर्वे किया इन नालों के ऊपर। तो उन्होंने ड्रोन में स्ट्रक्चर्स देखे। उन्होंने स्ट्रक्चर 6 मंजिला है या 4 मंजिला है, उसमें 2 फैमिलीज रहती हैं, 8 फैमिलीज रहती हैं, उसको करना आसान नहीं है। उसके लिए आपको फुट सर्वे करना पड़ता है और वो बहुत डिटेल्ड सर्वे होता है। मगर एनईडी के सर्वे से को 5,500-5,500 घराने थे जो इस तीनों नालों के। अच्छा, अगर आप 80 गज के, जैसे लियारी नदी जब लियारी एक्सप्रेस वे बन रही थी तो 80 गज के ऑल्टरनेट प्लॉट्स दिए गए थे और 50,000 रुपए दिए गए थे। इस दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट ने फंड करना था, यानी जो 3,60,000 रुपए हैं, 6 माह 90,000 रुपए 6 माह के बाद, वो फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे देने थे। वो फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे रही है। ऑल्टरनेट लैंड जो थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देनी थी और उनका कमिटमेंट था। 80 गज के हिसाब से ये मुश्किल बहुत अगर बनता तो 100 एकड़ 125 एकड़ ज़मीन बनती। अगर आप जैसे जब आप कोई हाउसिंग या कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए आप सर्कुलेशन वगैरह के लिए आप तो चलिए 150 को डबल कर दें तो 300 एकड़, ठीक है। 300 एकड़ आप बैरियर टाउन को 30,000 एकड़ दे देते, हिचकी नहीं आती आपको। मगर नालों पे जो गरीब गुरबा रह रहे हैं, जो इंसान रह रहे हैं, उनके लिए आपको 150 एकड़ ज़मीन निकालना मुश्किल। तो ये बुनियादी तौर पे सूबाई हुकूमत और सूबाई अरबाब इक़्तिदार या वफाकी अरबाब इक़्तिदार कह लें, इंडियन कह लें, NCOC कह लें, ये अरबाब इक़्तिदार की बैंकरप्सी है। अगर उनको 80 गज या 120 गज के आप प्लॉट्स दे देते, ना वज़ीर आला साहब की, ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू साहब की, किसी की जेब से ये ज़मीन नहीं जाती। कराची शहर में ज़मीन मौजूद है। अच्छा, 754 स्क्वायर किलोमीटर पे जो अर्बन एरिया है, उसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पर वो सारा का सारा बिल्टअप एरिया है। ये वो दे हैं जो अर्बनाइज हो गई हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर भी, मगर ये बहुत कीमती ज़मीन है। तो ये गरीब गुरबा, यतीम, यसीर, जिनका कोई पूछने वाला नहीं, उनको कैसे ये 150 एकड़ ज़मीन दी जाए जहाँ पर 2 से 3 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन मिलती है। तो ये अरबों की ज़मीन जो है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारे, देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है और बिल्कुल बजा कहता रहा है कि इलीगल इंक्रोचमेंट्स को आप ख़त्म कीजिए। अच्छा, वो इलीगल इंक्रोचमेंट्स और जो वायलेशंस हैं वो सिर्फ नालों पे नहीं है, वो शारा फैसल पे भी है, वो डिफेंस क्लिफ्टन में भी है, वो बहुत सारी जगहों पे, मगर वहाँ पर नहीं किया जाता। क्या वहाँ पर ताकतवर लोग रहते हैं, वो लोग रहते हैं जो कि मुट्ठियाँ जो है गर्म कर सकते हैं। देखिए, एक तो इंक्रोचमेंट है कि लोगों ने घर बनाए, और मैंने आपसे शुरू करते ये बरसाती नाले। बिल्कुल। अच्छा, कराची के तमाम नालों में सुवेज चल रहा है। सुवेज की चूँकि कंसिस्टेंसी, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो जो नाले साफ करने की जरूरत पड़ती है इस वजह से कि वो जो सुवेज को एक पानी की लाइन जो है उसको जो ग्रेडियंट चाहिए, स्लोप चाहिए, वो बहुत कम चाहिए, और मतलब किलोमीटर में तो 2-2.5 फीट का चाहिए। मगर सुवेज चूँकि बहुत थिक होता है तो उसको बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट चाहिए। आप बरसाती नालों में वो ग्रेडियंट मिलता नहीं, तो वो सॉलिडिफाई होता जाता है। फिर आप निकालते हैं कि जी अब इसको साफ करो। बाबा, साफ करने की जगह KWSB के पास भी, वर्ल्ड बैंक के पास भी
سویج لائنز کے لیے سویج کو ریہیبلیٹیشن، یعنی آپ کو اگر پرابلم ریسٹور کرنی ہے، جب آپ بات کرتے ہیں نالے صاف کرو تو بیسکلی صرف ان کو چوڑا کرنا مقصود نہیں ہے، اس کے اندر جو عذاب آپ پیچھے سے داخل کر رہے ہو، پورے شہر کا سویج چل رہا ہے، پورے شہر کا گاربیج چل رہا ہے، پھر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ڈمپر اور لوڈر اور ایکسکیویٹرز، اچھا ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یعنی کہ اس کو لٹرلی آپ جو ہے فلش کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں نا ٹینک فلش کرنا، یہ سارا کا سارا پیسہ ورلڈ بینک کا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا نالوں میں فلش ہو جاتا ہے۔ اچھا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بنیادی طور پہ بینکس ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے جو انہوں نے پیسہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ خرچ نہیں کریں گے تو پیسے کو کیا کریں گے، اور ان کی اپنی انتہائی ورلڈ بینک کے جو ملازمین ہیں، چاہے وہ حفیظ شیخ صاحب ہوں یا ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک صاحب ہوں یا ماضی میں جو بھی لوگ رہے، ان کو بہت تگڑی تنخواہیں ملتی ہیں، جو ان کو لوگوں کو جو تگڑی تنخواہیں ملتی ہیں وہ میرے اور آپ کے پیسے سے۔ تو پہلی بات تو میرے آج تک یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ان کی فنڈنگز کی ضرورت کیا ہے؟ کیا چائنا میں نالے اور ہائی وے اور یہ جو ہے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ کرتے رہے؟ انہوں نے اتنا زبردست انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، تو آپ کو جو بھی کرنا ہے، ایک تو آپ نے پیچھے سے کچرا اور سویج بند کرنا ہے، کیونکہ بنیادی جو صفائی نالے کی کرنا ہے وہ آپ نے وہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو چوڑا کرنا ہے برساتی پانی کے حوالے سے۔ آپ نہ نالا صاف کر سکتے ہو، مطلب کیپیسٹی ہے ان نالوں میں 13 اور 11 اور محمود آباد اور باقی تمام نالوں میں جو سویج سالیڈیفائی ہو رہا ہے، جو بھر رہا ہے، جو اس کی گریڈینٹ کو ختم کر رہا ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ ہے کہ نہ ہمارے پاس ڈمپر ہے، نہ ہمارے پاس ایکسکیویٹر ہے، صرف اور صرف ہم قرضہ لے سکتے ہیں اور اس پاپ کا منہ کھلا کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اینڈ دیٹس ویئر وی ور گوئنگ ٹو۔ دیکھیں ایزی ٹاسک، لو ہینگنگ فروٹ جو ہیں وہ یہ کہ آپ جا کے غریبوں کا گھر گرا دیں، بہت ہی ایزی ٹاسک ہے آپ کو نا کہ وہ جگہ، وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے غریبوں کا گھر۔ اب آپ نے دو تین بہت ہی اہم باتیں کی، ایک تو یہ کہ بیسک مسئلہ جو ہے وہ انکروچمنٹ، سو کالڈ انکروچمنٹ، میں ان کو ایئر کوٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جو ہے نا میرے خیال سے بہت ہی مائنر انفریکشن ہے ہماری سٹی کی۔ جو میجر انفریکشنز ہیں وہ بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر بہت ہی امیر زادے کر رہے ہیں، وہ مائنر انفریکشنز ہیں۔ لیکن آپ نے جو ابھی بات بتائی کہ ہمارا سب سے بڑا نالے کا مسئلہ ہے وہ سالڈ ویسٹ جو اس کے اندر ہے، اس کی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، سویج اینڈ سالڈ ویسٹ، سویج اینڈ سالڈ ویسٹ کا جو مسئلہ ہے، یہ جو ہے اگر ہم حل کرنا چاہیں، چائنا کا ماڈل لے لیں، اگر ہم نیروبی کا ماڈل لے لیں، اگر فرض کریں چائنا کو چھوڑیں، وہ تو بہت ترقی کر چکا ہے، ہم نیروبی کا اگر ماڈل لیتے ہیں، ہم بوگوٹا کا ماڈل لیتے ہیں، ہم یہ اگر دیکھیں کہ ہم سیلف سسٹینیبل کیسے بنا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں، ہمارے پاس سرکار کے پاس کیا یہ ول ہے، کیا ان کے انٹرسٹ میں ہے، کیا یہ لینڈ گریبنگ مافیا اور حکومت اور یہ جو ویسٹ کا جو مافیا ہے یہ مل کے کچھ کام کر رہا ہے؟ دیکھیے کراچی کی جو یہ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ زمین ہے۔ 2009 سے میں گوگل ارتھ پرو پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چنا کریک جو ہے اس میں کتنی لینڈ ریکلیم کی گئی ہے، تقریباً 160 ایکڑ زمین جو ہے 2009 سے لے کر اب تک ریکلیم کی گئی ہے۔ 200 گز کا پلاٹ جو اس وقت چانا کریک میں ریکلیم ہو رہا ہے، اس کی قیمت کم سے کم 200 گز کے پلاٹ کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم 70-75 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ یہ چینل، اچھا میں نے بالکل سورج سے اس سائڈ کے میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ چنا کریک جو ہے یا جو بیک واٹرز ہیں کراچی پورٹ کے، وہ کراچی ہاربر کا یا پورٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نیچرل ڈریجنگ کا، کہ جب ہائی ٹائڈ پہ جو پانی جو سمندر کا نیچے جاتا ہے تو یہ بیک واٹر سے پانی اسپیڈ سے گش آؤٹ کرتا ہے اور اپنے اس میں جو ہے آپ کو ہاربر کو آپ کے ڈریج کرتا ہے۔ اگر آپ 140 ایکڑ یا 200 ایکڑ اس رفتار سے آپ کرتے رہے، جیسے یہ جو کیپٹی
एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स 200 एकड़ ज़मीन वो रिक्लेम की गई। तो आप बेसिकली वो पानी की क्वांटिटी रिड्यूस कर रहे हो जो आपके पोर्ट को कुदरत में ड्रेज करने की एक फैसिलिटी दी है। इसी तरह से जब नाले हैं, लेकिन नाले भी जो अभी वो किए जा रहे हैं वो नालों की जो गिवन विड्थ है जो कि हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स को भी, और उसके दोनों तरफ 30-30 फुट की सड़कें हैं और 12-12 फुट के 2 लेन और 6 फुट फुटपाथ। ये मकसद इसका ये है ताकि फ्यूचर में प्रोटेक्ट किया जा सके। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हमारे हुक्मरानों की जो विल है, पॉलिटिकल विल, किसी चीज़ को जिंदा रखने की एग्जिस्ट नहीं करता। आप लियारी नदी चले जाएं, लियारी एक्सप्रेसवे बनी थी, लियारी एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स आपके सामने बैठा है। तो लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर हमने ये सोचा था कि लियारी एक्सप्रेसवे की जब बंदों पे आपको वो करना होगी, जब आप बंद बनाएंगे और एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो इंक्रोचमेंट रुक जाएगी। आज जाके देखिए लियारी नदी में दोबारा उसके पेट में दोबारा झुकिए और वो पड़ी और वो अल्टीमेटली दोबारा उसी तरह से हो जाएगा। तो जब तक आप कराची शहर के उसमें, और जहाँ तक आपने कहा हुक्मरान या अरबाब इक़्तिदार, हमारा बदनसीबी ये है कि हुक्मरान या अरबाब इक़्तिदार इनका अवामुन नास से या गवर्नेंस से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। एक बिल्कुल तारीखी हादसे के तौर पे, और मैं किसी शर्मा हजूरी में नहीं कह रहा, NED का एक ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग का जिसका स्टैनफोर्ड वगैरह से, वो हादसाती तौर पे वज़ीर आला बन गया इस वक्त, ठीक है, मुराद अली शाह। हिज फादर वाज अ ग्रेट चीफ मिनिस्टर, मगर इवन मुराद अली शाह भी एक बहुत ही महदूद स्पेस में खेलते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत सिंध हुकूमत है या सिंध के अंदर जो गवर्नेंस है वो हॉस्टेज है, या कहिए कि हॉस्टेज ही बेहतरीन लफ्ज़ है, उन लोगों को जो असल अरबाब इक़्तिदार हैं सिंध के, जिनको सिर्फ और सिर्फ बोरी में पैसा नहीं चाहिए, अब सिर्फ और सिर्फ सोने की डल्ले चाहिए। तो लाल बात है फिर, हाँ हुकूमत क्या कर रही है, क्यों कर रही है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप 150 या 200 या 300 एकड़ ज़मीन अगर आप गरीब गुरबा के लिए, या जो जिनसे आपने, देखिए हम बात करते हैं कि जनाब आर्टिकल 6 लग जाएगा अगर किसी फौजी हुक्मरान ने, किसी जनरल ने पाकिस्तान में मार्शल लगाया, बेसिकली मार्शल हम उसको क्यों ट्रीजन और सजाए मौत क्यों हम उसको करते, क्योंकि जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बुनियादी तौर पे, उसको वायलेट किया जा रहा है। तो तो जो लोग इस शहर में रहते हैं उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस रियासत से ये है, सिर्फ इस्लाम नहीं है, इस रियासत से उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कि रियासत उनको रोजगार मुहैया करेगी, उनको रहने की जगह दी जाएगी। तो वो तमाम लोग जो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहे हैं, उनकी सज़ा ट्रीजन होना चाहिए और सज़ाए मौत होनी चाहिए। फ़हीम ज़मान साहब, रब सुहैल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना हमारे दोनों माहिरीन से, कराची के मसाइल बहुत हैं। हमारा वेस्ट का मसला बहुत बड़ा है, सॉलिड वेस्ट, जैसा कि हमने सुना कि हमारी उन नालों को जो कि सदियों से, बल्कि फ़हीम ज़मान साहब ने कहा हज़ारों साल से जो हमारी लैंडस्केप का हिस्सा थे, हमारे हज़ारों की तादाद में जो नाले हैं, वो क्योंकि हमारी गंदगी, हमारी सॉलिड वेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें कि पानी का गुज़र ना हो। हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो हमारी जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, जो हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो बजाय इसके कि उन नालों में से जा कर के उन सॉलिड वेस्ट को निकाले, सफाई का इंतज़ाम करे, नकासी का इंतज़ाम करे, वो सबसे आसान काम ये कर देती है कि वहाँ के इर्द गिर्द में जो मिस्कीन अवाम रहती है उनके घरों को गिरा देती है। कि उनके घर जो बने हुए हैं, इंक्रोचमेंट है, मैं मानता हूँ वो भी इल्लीगल हैं, लेकिन क्या हमारे शहर के अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत से बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर, बड़े बड़े शाहराहों के ऊपर इल्लीगली नहीं बन रही? क्या हमारे शहर के अंदर सिर्फ ये कच्ची आबादियों में बसने वाले ही इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, या इंक्रोचमेंट जो है वो साहिब इक़्तिदार भी कर रहे हैं?